हेलो फ्रेंड्स। किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर रखे हों तब उसके जो बेनिफिट्स हैं उनमें नंबर वन है कि हमें पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। सेकेंडली, किस मॉड्यूल में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। एंड थर्डली, उनमें से कई क्वेश्चंस रिपीट होकर फ्यूचर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जितने भी आपको जहां से मिल सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करें, इनको इग्नोर मत करें। तो चलें बीएफएम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करेंगे एक केस स्टडी से। बैंक Z हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा। नेटवर्थ टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल का अमाउंट है 2000 और ये अमाउंट करोड़ में है। रेट सेंसिटिव एसेट्स 2500 हैं। रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज 24,000 है, तो ये 25,000, ये 24,000। एसेट्स का जो ड्यूरेशन है वो 2.10 है। लाइबिलिटीज का जो ड्यूरेशन है वो 1.40 है। वेट जो है मींस RSL डिवाइडेड बाय RSA वो 0.96 है। 24,000 को 25,000 से हमने डिवाइड किया, 0.96। सो ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने हैं। एक, हमने ड्यूरेशन गैप निकाल के देना है। सेकेंडली, लीवरेज रेशियो को कैलकुलेट करना है। थर्ड, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। एंड फोर्थ, impact of interest shock for 1.5% increase in interest rate। अगर इंटरेस्ट रेट 1.5% से इंक्रीज कर जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये 4 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो इंफॉर्मेशन को पहले एक बार केयरफुली माइंड में रख लें। इसी इंफॉर्मेशन को हमने यूज करके कुछ फार्मूलों की हेल्प से इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ड्यूरेशन गैप हमने सबसे पहले निकालना है। इसे लिखते हैं हम डी गैप, और फॉर्मूला क्या है इसका, डी ए माइनस डब्ल्यू इंटू डी एल ब्रैकेट ऑफ। तो डी ए हमें यहाँ पे गिवन है एसेट का ड्यूरेशन 2.10। डब्ल्यू हमें गिवन है वेट 0.96 का। डीएल हमें गिवन है 1.40 का। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये कैलकुलेशन करें, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। हमारी कैलकुलेशन बन गई। डी ए हमारा है 2.10 माइनस डब्ल्यू हमारे पास है 0.96 का और डी एल हमारे पास है 1.4 का। तो जब हम इस ब्रैकेट वाले फिगर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.344। 2.10 में से हमने माइनस करना है 1.344, तो ड्यूरेशन गैप हमारा आ गया 0.756। चाहे तो इसमें राउंड करके लिख सकते हैं 0.76। ये हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है कि जो एसेट्स हैं वो
लायबिलिटीज के मुकाबले में relatively ज़्यादा sensitive है. So assets are slightly more rate sensitive than liabilities. Rate of interest में अगर चेंज आता है इंक्रीज या डिक्रीज, तो वो चेंज एसेट्स को तुरंत ज्यादा इम्पैक्ट करती है कंपेयर टू लायबिलिटीज. सो दिस इज व्हाट ड्यूरेशन गैप हमें बताता है. सेकंड क्वेश्चन हमारा है लीवरेज रेशियो को कैलकुलेट करना. लीवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला होगा, और ये लीवरेज रेशियो हम ट्रेजरी ALM कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट करेंगे. सो फार्मूला क्या है? लीवरेज रेशियो इज इक्वल टू RSA यानी एसेट जो है डिवाइडेड बाय टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल. सो हमारे पास RSA ये गिवन है 25,000 के. टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल का अमाउंट हमें गिवन है यहाँ पे 2,000 का. 25,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे. सो कैलकुलेट कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए. इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा होगी. तो दिस इज 12.5 टाइम्स. सो लीवरेज रेशियो इट इज 12.5 टाइम्स मींस RSA 12.5 टाइम्स ज्यादा है कैपिटल बेस से. इससे पता चलता है कि जो एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 3, मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमने इक्विटी का कैलकुलेट करना है, और इसके लिए वंस अगेन हमें डेटा चाहिए और फार्मूला चाहिए. तो फार्मूला क्या है? सो इट इज DGAP इंटू लीवरेज रेशियो. DGAP पिछली स्लाइड के ऊपर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 0.756, और लीवरेज रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं 12.5. तो कर दीजिए कैलकुलेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी. सो 0.756 इंटू 12.5 9.45 हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी बन गया है. इसका मीनिंग क्या है? इक्विटी वैल्यू विल चेंज 9.5% फॉर एवरी 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट चेंज. अगर इंटरेस्ट में 1% का चेंज आया तो हमारी जो इक्विटी की वैल्यू है उसमें 9.45% का चेंज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा जो हमें गिवन है. और सबसे लास्ट में हमने इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट शॉक का अगर 1.5% चेंज है तो उसका निकालना है. यहाँ पे ऑलरेडी हम 1% चेंज का इम्पैक्ट देख चुके हैं 9.5%. अगर ये चेंज 1.5% का होगा तो आई थिंक नाउ यू कैन मेक द कैलकुलेशन कि इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट शॉक कितने परसेंट का बनेगा. सो 9.45 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट शॉक के साथ, तो ये हमारा निकलाएगा 14.18%. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर इक्विटी वैल्यू अगर इंटरेस्ट रेट 150 बेसिस पॉइंट चेंज होता है 1.5, तो इक्विटी हमारी ड्रॉप हो जाएगी वैल्यू बाय 14.18%. तो आई होप हम सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. इसको चाहे तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, सो दैट पेपर में जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप उनको बड़ी आसानी से हैंडल कर सकें. Let us now go to next case study.
Popular Bank Limited has provided following information regarding liquidity parameters. लिक्विडिटी से रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया पॉपुलर बैंक ने? लेवल 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स HQLAs, उनका वैल्यू है 65,000। लेवल 2A HQLA का लेवल है 10,000। लेवल 2B HQLA का लेवल है 5,000। सो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, ऐसे लिक्विड एसेट जिनको बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट करवाया जा सके, सो वी कॉल देम हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। दो कैटेगरी है लेवल 1 की, लेवल 2 की। लेवल 2 के अंदर सब कैटेगरीज हैं 2A एंड 2B। टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज इज 79,000। अगले 30 कैलेंडर डेज के अंदर जो विड्रॉल है बैंक से, टोटल जो नेट कैश आउटफ्लो होने वाला है वो 79,000 का है। ये करोड़ ले लो, लैक्स ले लो, वट एवर इट इज। तो ये फंड्स अवेलेबल हैं और ये नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज में फंड्स या कैश का आउटफ्लो होने वाला है ऑन ए नेट बेसिस। बेस्ड ऑन अबव आंसर क्वेश्चन नंबर 5 to 9, 4 क्वेश्चन हमने आंसर करने हैं। फॉर कैलकुलेटिंग LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल लेवल 1 HQLA? अगर हमने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है तो उस केस में HQLA जो हमारे पास 65,000 के अवेलेबल हैं, क्या ये सारे के सारे एलिजिबल हैं टू बी इंक्लूडेड इन HQLA और इनके ऊपर कोई डिस्काउंट है अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस? फ्रेंड्स, लेवल 1 HQLA के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी हेयर कट नहीं होता, मींस उसको हमने डिस्काउंट नहीं करना। जितनी गिवन वैल्यू है उसको ले लेना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे हेयर कट अगर 0 है तो इट मीन्स HQL जो गिवन है 100% वो एलिजिबल है। तो लेवल 1 HQLA 65,000 का अमाउंट आया हमारा। सो ये था फॉर लेवल 1। अब हमने बताना है लेवल 2A HQLA, तो उनका एलिजिबल अमाउंट हमने बताना है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या उसके ऊपर कोई डिस्काउंटिंग तो नहीं करना, हमने कोई हेयर कट तो नहीं है। यस, उसके ऊपर हेयर कट है 15% का। अगर 15% का हेयर कट है तो वैल्यू जो हम लेंगे वो 85% होगी। 100 माइनस 15, तो 10,000 इंटू 85, सो 8500 एलिजिबल हैं टू बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ द रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास 10,000 के टोटल HQLA हैं 2A में, लेकिन एलिजिबिलिटी बनती है 8500 की। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, यानी 7th क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें बताना है 2B लेवल के HQLA कितना अमाउंट एलिजिबल है। सो वंस अगेन हमें क्या पता होना चाहिए, हर बार हम देख रहे हैं कि अगर हमें हेयर कट पता है तो हम हेयर कट अप्लाई करके उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हेयर कट है वो 50% का है। अगर 50% डिस्काउंट है तो इसका मतलब 50% वैल्यू ही लिया जाएगा। सो 5,000 इंटू 50%, तो ये वैल्यू बन गई हमारी 2,500 की। अब हमने कैलकुलेट कर लिए हैं एलिजिबल लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ HQLA। तो ये टोटल कितने बने वो भी देख लेते हैं। 65 इन प्लस 85 प्लस 25,
तो ये बन गए हमारे 76,000 और यहाँ पे कितने बन रहे थे 65 + 10 + 5 80,000 के। तो यहाँ पे ये ज्यादा बन रहे थे कंपेयर टू द आउटफ्लो, लेकिन अब ये आउटफ्लो के मुकाबले कम बन रहे हैं। What is the shortfall in HQLA to get LCR of at least 100%? आरबी कहता है कि LCR 100% होना चाहिए और हमने बताना है शॉर्टफॉल कितना है। तो शॉर्टफॉल कैसे पता चलेगा? ये आउटगो है और ये हमारे पास अवेलेबल है। अवेलेबल कितना है 76 तीनों का टोटल, आउटगो कितना है 79, गैप कितना हुआ 3000 का और वही हमारा शॉर्टफॉल है। तो अवेलेबल है 76, आउटफ्लो है 79 का, सो शॉर्टफॉल हो गया हमारा 3000 का और यही हमने आंसर प्रोवाइड करना था। आई होप दिस केस स्टडी इज ऑल्सो क्लियर। चाहे तो केस स्टडी को आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसी प्रकार की और केस स्टडीज आपको चाहिए तो बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट में। आप हमारी वेबसाइट nstourschoolofbanking.com को लॉग इन करें तो इसके कोर्सेज पेज में CIB की केस स्टडीज के ऊपर चले जाना, वहां पे आपको पेपर वाइज केस स्टडीज बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी। उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो पेपर में आपका स्कोर इंप्रूव करने में बहुत यूजफुल रहेंगी। चलिए एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज LCR कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन गिवन डेटा? जो डेटा हमें गिवन है उसके बेसिस के ऊपर LCR कितना है? तो यहाँ पे शॉर्टफॉल तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमने LCR कैलकुलेट करना है। तो LCR कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अमाउंट ऑफ HQLA डिवाइडेड बाय आउटगो। तो 76,000 को 79,000 से डिवाइड करेंगे तो LCR हमारी है 96.2% की। अगर शॉर्टफॉल हम परसेंटेज में बताना चाहें तो फिर 3.8% शॉर्टफॉल बन जाएगा। 196.2 का जो गैप है 3.8 वो शॉर्टफॉल का परसेंटेज है। तो चलिए अब हम इंडिविजुअल क्वेश्चन को कवर करते हैं, और भी केस स्टडीज हैं उनको भी हम करेंगे। व्हाट इज रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी फॉर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड थ्रू विच चैनल? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी रिपोर्ट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है और ये रिपोर्टिंग कहाँ पे करना है? तो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी दो तरह की है। एक है डेली रिपोर्टिंग, सो देयर इज ए डेली रिटर्न जो नेक्स्ट वर्किंग डे तक सबमिट करनी है। एक है मंथली रिटर्न, मंथली रिटर्न 5th ऑफ सक्सीडिंग मंथ को सबमिट करनी है बाय दैट टाइम। किसको सबमिट करनी है? RBI को। चैनल कौन सा है? CIMS, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग करनी है LRS की। क्वेश्चन नंबर 11, इफ बॉन्ड प्राइस इज 960, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 6, व्हाट इज द बेसिस पॉइंट वैल्यू? बॉन्ड की प्राइस अगर 960 है, उसकी फेस वैल्यू तो अलग होगी, पॉसिबली उसकी फेस वैल्यू 1000 होगी। बॉन्ड प्राइस जो करंट है वो 960 की है, उसका जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स है, -6 ईयर्स। तो ड्यूरेशन या मॉडिफाइड ड्यूरेशन इट इज ऑलवेज इन माइनस। तो हमने बताना है बेसिस पॉइंट वैल्यू क्या रहेगी। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। बेसिस पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन को हम करंट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके एक बेसिस पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि हमने एक बेसिस पॉइंट का है और ये हमारा एक बेसिस पॉइंट की वैल्यू है, यानी 0.1%। सो 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं 1%। एक बेसिस पॉइंट कितना हुआ? सो 0.01। और जब हम उसको
इसमें एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल के अंदर, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 1%। और जब हम इसको डेसिमल में दिखाएंगे तो फिर वैल्यू ये बन जाएगी। तो 0 पॉइंट, यहाँ पे हम 1% ले लेते हैं, 0.001, ये बना हमारा ये वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें गिवन है, करंट प्राइस हमें गिवन है, और हमें फार्मूला गिवन है, तो कैलकुलेट कर दीजिए। सो ये बन गया हमारा 960 इंटू -6 इंटू 0.0001, तो ये आ गया हमारा -576। तो ये हमारा बेसिस पॉइंट वैल्यू है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक बेसिस पॉइंट वैल्यू में चेंज आती है, इंक्रीज होता है, तो इतनी वैल्यू चेंज हो जाएगी। So it means for each change of 1 basis point, price change shall be this much. अगर वो इंक्रीज होता है तो प्राइस डिक्लाइन कर जाएगी, अगर वो बेसिस पॉइंट वैल्यू डिक्लाइन करती है, बेसिस पॉइंट चेंज होता है, इंक्रीज करते हैं तो डिक्लाइन वैल्यू हो जाएगी इतने अमाउंट से, और अगर डिक्लाइन करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इतनी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। What is the alpha factor percentage used in basic indicator approach to operational risk? ऑपरेशनल रिस्क के लिए जब हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, उस समय बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के मुताबिक जो अल्फा फैक्टर है वो कितना है? सो 15% का अल्फा फैक्टर है। और ये अल्फा फैक्टर हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? पॉजिटिव एवरेज पॉजिटिव ग्रॉस इनकम ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का पॉजिटिव ग्रॉस इनकम का एवरेज, उसके 15% के इक्विवेलेंट बैंक को कैपिटल मेंटेन करना होता है अकॉर्डिंग टू बेसिक इंडिकेटर अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और उससे पहले ये इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। When during the last 30 years more than 10 लाख बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स, पीडीएफ कंटेंट, हमारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ज्वाइन करके अपना जेआईबी सीआईबी प्रमोशन सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इनको यूज करके अपने एग्जाम का पास होने की पॉसिबिलिटी को इम्प्रूव करें, तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट anstoolschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज को। वहां पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल जाएंगे जो आपको यूजफुल प्रूव होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर बीटा फैक्टर्स फॉर डिफरेंट बिजनेस लाइंस? सो डिफरेंट बिजनेस लाइंस के लिए बीटा फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू बेसल कमेटी गाइडलाइंस देयर आर 8 बिजनेस लाइंस, और ये हम यूज करते हैं व्हेन वी कैलकुलेट कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में यूज किया था बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, तो अगर हम एडवांस अप्रोचेस को यूज करना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज अप्रोच को, तो वहां हमें 8 बिजनेस लाइंस का बीटा फैक्टर लेना होगा। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ 15% फैक्टर है, लेकिन जब हम जब हम स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज करेंगे ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल, तो फिर हम 8 फैक्टर्स लेंगे। वो 8 फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हम कहते हैं बीटा फैक्टर्स। तो इनको केयरफुली देख लेना। कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड सेल्स एंड पेमेंट सेटलमेंट की जो बैंक की एक्टिविटीज हैं, उनके लिए हम 18% बीटा फैक्टर लेंगे।
कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटी के लिए और एजेंसी सर्विसेज के लिए हम 15% बीटा फैक्टर लेंगे। रिटेल बैंकिंग के लिए, एसेट मैनेजमेंट के लिए, रिटेल ब्रोकरेज के लिए हम 12% बीटा फैक्टर लेंगे। तो यहाँ पे 8 बिजनेस लाइंस हैं, चाहे तो आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास यहाँ पे आ गए, 3 हमारे पास नीचे आ गए और 2 हमारे पास यहाँ पे आ गए। सो 18%, 15% एंड 12%। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, बार बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफिस इन द डीलिंग रूम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग? बैंक की ट्रेजरी में जो डीलिंग रूम होता है उसमें 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस। हमने बताना है डीलिंग रूम के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस का मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मिड ऑफिस की। सो एक है फ्रंट ऑफिस, एक है मिड ऑफिस, एक है बैक ऑफिस। तो ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म करता है मिड ऑफिस। इन विच इंकोटर्म इज द सेलर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल? इंको टर्म्स यानी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स कहाँ अप्लाई होती हैं? जब गुड्स सर्विसेज को सेल किया जाता है या बाय किया जाता है, पर्टिकुलरली बिटवीन 2 कंट्रीज। सो जब इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो ट्रेड के कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को, उन रूल्स को फॉलो करना होता है बायर्स को और सेलर्स को। वो जो रूल्स हैं उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, शॉर्ट में हम उसको कहते हैं इंको टर्म्स। सेलर के लिए वो कौन सी इंको टर्म्स हैं जब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईएस्ट होती है? तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईएस्ट होती है और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोएस्ट होती है। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जहां पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईएस्ट होती है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली बायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोएस्ट होगी। वो टर्म कौन सी है? वो टर्म है डीडीपी, इनको टर्म डीडीपी। तो डीडीपी का फुल फॉर्म है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। कहाँ डिलीवर करना है गुड्स को? गुड्स को डिलीवर करना है बायर की लोकेशन तक, जहां बायर की फैक्ट्री है वहां तक डिलीवरी करनी है। जहां जितने भी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे, जितना भी रिस्क इन्वॉल्व होगा, वो सारे का सारा किसका होगा? सेलर का होगा। इसीलिए जब इस टर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, डीडीपी टर्म के साथ, सो प्राइस के साथ बाकायदा लिखा जाएगा कि ये प्राइस डीडीपी प्राइस है। तो दैट मीन सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फैक्ट्री से उठाएगा गुड्स को, शिप करेगा, सी के थ्रू लेके जाएगा और कहाँ तक पहुंचाएगा? बायर की लोकेशन तक। और इसमें बायर का रिस्क कोई नहीं है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। उसको बना बनाया गुड्स अपनी प्लेस के ऊपर मिल जाएंगे। व्हाट इज मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट? बेसल 3 इम्प्लीमेंटेशन जो इंडिया में हुआ उसके मुताबिक मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर, जिसको हम CET1 कैपिटल कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? CET1 की अगर हम बेसल 3 को इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में लें तो टोटल कैपिटल हमारी मिनिमम 9% है, जिसको हम रेगुलेटरी कैपिटल कहते हैं। इसमें से 7% हमारी टीयर 1 की कैपिटल है और 2% हमारी टीयर 2 का कैपिटल है।
टीयर 1 के अंदर 5.5% ये हमारी CET1 है और बाकी जो 1.5% है वो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है। इस गणित को थोड़ा माइंड में ज़रूर रख लेना, कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बड़ी आसानी से आप उन क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9% इज ओवरऑल रेगुलेटरी कैपिटल। 2 सेगमेंट्स हैं, टीयर 1 7%, टीयर 2%। टीयर 2 इसके कोई सब कंपोनेंट नहीं, टीयर 1 के 2 सब कंपोनेंट्स हैं, CET1 5.5, AT1 एडिशनल टीयर 1 कैपिटल 1.5। तो हमारा आंसर क्या बन गया? 5.5%। एटलीस्ट 5.5% of total risk-weighted assets. Question 17. At 9% total CAR, value of risk-weighted assets is 2,700. What can be maximum amount of additional tier 1 capital to cover risk-weighted assets? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 में जो डिस्कस किया उसको अगर माइंड में रखें तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर देखिए आपका आंसर टैली होता है या आंसर टैली नहीं होता है। सो 2700 रिस्क वेटेड एसेट का वैल्यू है और हमें पता है एडिशनल टीयर 1 कैपिटल 1.5% होनी चाहिए। तो मैक्सिमम अमाउंट उसका कितना होगा? 2700 का 1.5% दैट इज 40.5 करोड़। अगर ये वैल्यू हम करोड़ में अज्यूम करें तो या तो हम करोड़ यहाँ पे लिख देंगे या हम करोड़ यहाँ से हटा देंगे। तो ये बनता है हमारा 40.5 करोड़। इतना हम ज़्यादा से ज़्यादा AT1 कैपिटल को ले सकते हैं बिकॉज CET1 मिनिमम है और AT1 मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 18. For risk-weighted assets of 1 crore, what will be number 1 total capital requirement including CCB and number 2 CCB? अगर रिस्क वेटेड एसेट का वैल्यू 1 लाख करोड़ हो तो टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग CCB कितनी होगी और अकेला CCB वैल्यू कितनी होगी? तो वंस अगेन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि CCB को मिला करके टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या बनती है। हम देख चुके हैं कि 9% हमारी रेगुलेटरी कैपिटल है और CCB 2.5% रिक्वायरमेंट है। अगर दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू कम्स टू 11.5 और ये परसेंट में है। किसका परसेंट? रिस्क वेटेड एसेट्स का परसेंट। अब 1 लाख करोड़ के ऊपर हमने ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो 2.5% क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एंड 11.5% क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो कैलकुलेट कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो वैल्यू कितनी हो गई? 11,500 हो गई हमारी टोटल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और CCB ये हो गया हमारा 2.5% यानी 2,500 करोड़। सो दोनों को मिला के 11,500 जिसमें से 9,000 बन जाएगा हमारा रेगुलेटरी कैपिटल का और 2.5% के रेट से 2,500 हमारा बन जाएगा CCB का, कैपिटल कंजर्वेशन बफर का। Question number 19. Calculate net profit on 15 lakh units for a call option if a spot rate is 67, strike price is 66.8 and premium paid is 0.15. देखिए कितने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। पेपर की प्रिपरेशन करते समय अगर आप न्यूमेरिकल्स को नहीं करेंगे तो पॉसिबली
थ्योरी के बेस के ऊपर हमारे पास जो चांसेस रह जाएंगे मार्क्स स्कोर करने के वो उतने कम रह जाएंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास कॉल ऑप्शन का स्पॉट रेट 67 और स्ट्राइक प्राइस गिवन है 6680। प्रीमियम जो पे किया है वो भी हमारे पास गिवन है और हमने कैलकुलेशन कितने यूनिट्स के ऊपर करनी है? 15 लाख यूनिट्स के ऊपर। और निकालना क्या हमने? नेट प्रॉफिट होता है कि नहीं होता वो भी हम देखेंगे। होता है तो कितना होता है, या नेट लॉस है तो क्या होता है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट पोजीशन क्या बनती है। सो नेट प्रॉफिट पर यूनिट ये बनता है 0.05। सो कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? 67 हमारा स्पॉट रेट है उस डेट का जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होना है। 6680 ये प्राइस हमने शुरू में तय की थी। तो दोनों का गैप कितना हो गया? सो इन दोनों का गैप हो गया 20 का। 20 में से 15 हमने प्रीमियम पे कर दिया तो बाकी बचे हमारे पास 5। एक यूनिट के ऊपर 5 का हमें प्रॉफिट है 0.05 और 15 लाख यूनिट के ऊपर कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा 75,000। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिस रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो फिक्स हुआ 6680 का और उस दिन का रेट जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हुआ वो 67 का है। अगर दोनों का गैप निकालें तो 20 पैसा का बेनिफिट है, लेकिन उसमें से प्रीमियम 15% उसकी कॉस्ट है तो 5 पैसे का बेनिफिट हुआ। 15 लाख यूनिट्स के ऊपर 5 पैसे का बेनिफिट हमारा हो जाएगा 75,000 रुपीज। What is the standard asset provision for agriculture, medium enterprise and individual housing loans? स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग कितनी है एग्रीकल्चर लोन्स के ऊपर, मीडियम एंटरप्राइज लोन के ऊपर और इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के ऊपर? तो एग्रीकल्चर में अगर हम माने एलिजिबल लोन्स जिसमें स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन कम होता है, दो तरह का प्रोविजन है एग्रीकल्चर लोन के ऊपर। एक कंसेशनल प्रोविजन है, एक नॉन कंसेशनल नॉर्मल प्रोविजन है। अगर हम यहाँ पे मान लें कि एग्रीकल्चर के ये वो अकाउंट है जहाँ पे कंसेशन अवेलेबल है तो प्रोविजन होगा 0.25% का। मीडियम एंटरप्राइज के लिए प्रोविजन है 0.40 का। अगर यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज दिया होता तो उसके ऊपर प्रोविजन था 0.25 का। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के ऊपर भी जहां एलटीवी रेशो का कंप्लायंस है तो वहां पे प्रोविजन है 0.25% का। तो आपको प्रोविजन का रेट भी पूछा जा सकता है और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेशन के लिए भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो क्वेश्चन देता है कि एग्रीकल्चर लोन जो रिलैक्स्ड प्रोविजन में एलिजिबल हैं उनका वैल्यू 100 करोड़ है पोर्टफोलियो का, उसके ऊपर प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा? तो फिर हम क्या करेंगे? 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 0.25%। तो जो भी प्रोविजन बनेगा वो कैलकुलेट करके दे देंगे। सो वो अमाउंट के हिसाब से भी क्वेश्चन में पूछ सकता है और परसेंटेज के हिसाब से भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आई होप आज का ये सेशन आपको यूजफुल लगेगा। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो रीसेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अच्छे से इनको करें, अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करें, डेफिनेटली आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सकता है। सो बाकी के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। तो अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स,
एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।